वो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक थी और बेशक आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 90 लाख पांडुलिपियाँ थीं। वहाँ दुनिया भर के 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल पढ़ने आते थे, जिनके लिए 2,000 टीचर्स थे। अगर वो यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय नहीं की जाती तो आज कम से कम एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंस में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे होता और हम 1,000 साल पहले ही स्पेस में एंट्री कर चुके होते। आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो यूनिवर्सिटी हमारे ही देश के बिहार राज्य में थी, जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इतने बड़े ज्ञान के भंडार की तबाही कैसे हुई और कोई नालंदा यूनिवर्सिटी को बचा क्यों नहीं पाया? प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। इसे गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने बनाया था। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच इस यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रेपुटेशन थी और यहाँ चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की के अलावा दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। लेकिन आज ये एक खंडहर बनकर रह चुकी है और यहाँ दुनिया भर से लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में 300 से ज़्यादा क्लासरूम्स थे। इसकी लाइब्रेरी ही 9 मंजिला थी और उस विशालकाय लाइब्रेरी में माना जाता है कि 90 लाख पांडुलिपियाँ थीं। पुराने ज़माने में जब लोग बुक्स, स्क्रिप्ट या ग्रंथ हाथों से लिखते थे तो उसे पांडुलिपि कहते थे। इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होते थे और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही उसे पास कर पाते थे। इसके लिए उन्हें 3 डिफ़िकल्ट लेवल से गुजरना होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस के चारों ओर एक विशाल दीवार थी। ये दीवार इतनी चौड़ी थी कि इनके ऊपर से ट्रक गुजर जाए। कई भव्य स्तूप और मंदिर थे जिनमें गौतम बुद्ध की सुंदर मूर्तियाँ थीं। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 आक्रमण हुए। सबसे पहले स्कंदागुप्त के शासन के दौरान हुन्स ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह करने की कोशिश की। हुन्स एक लुटेरे और जंगली जाति के लोग थे जो यूरोप की वोल्गा रिवर के किनारे बसते थे। नालंदा पर आक्रमण करने का उनका मकसद लूटपाट करना था। लेकिन उस आक्रमण के बाद लाइब्रेरी को फिर से बनाया गया और इस बार लाइब्रेरी की बिल्डिंग और भी बड़ी और बेहतर बनाई गई। दूसरा आक्रमण गौडास के द्वारा हुआ, जिनका मकसद साम्राज्य विस्तार था। इस बार बुद्धिस्ट राजा हर्षवर्धन ने इसका पुनर्निर्माण किया। तीसरी बार बख्तियार खिलजी ने सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी हमला किया और उसका मकसद नालंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और आयुर्वेद के ज्ञान की जड़ों को देश से खत्म करना था। जो पहले 2 आक्रमण हुए थे वो या तो लूटपाट या साम्राज्य विस्तार करने के इरादे से हुए थे, लेकिन तीसरा आक्रमण जो बख्तियार खिलजी ने किया था उसका कारण बहुत ही घटिया था। बख्तियार खिलजी हमारे प्राचीन ग्रंथों, संस्कृति और ज्ञान के भंडार को जड़ों से नष्ट कर देना चाहता था और इसका कारण ये था कि वो अपने इस्लामिक कल्चर को सबसे ऊपर मानता था। और जब उसे नालंदा यूनिवर्सिटी की भव्यता के बारे में पता चला तो उसे लगने लगा कि ये उसके इस्लामिक कल्चर का अपमान है। बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वो काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया मगर वो ठीक नहीं हो सका और मरने की हालत में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए। लेकिन खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान के पेज नंबर इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। लेकिन वो इस बात से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान को उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से हिंदू धर्म के ज्ञान और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। इसलिए खिलजी ने 1193 में नालंदा की महान लाइब्रेरी में आग लगा दी और लगभग 90 लाख पांडुलिपियों को जला दिया।
ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। शायद कई लोग इसे सिर्फ कहानी कहें और इसे ना माने, लेकिन एक फ़ारसी इतिहासकार मिनाज सिराज ने अपनी बुक तबाकत नासिरी में इसको मेंशन किया है कि बख्तियार खिलजी किसी भी दूसरे धर्म को इस्लाम से ऊपर नहीं देखना चाहता था। इस बुक में मिनाज सिराज ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है कि खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को सिर्फ इसलिए जलाकर मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहाँ मौजूद ज्ञान का विस्तार हो। वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। नालंदा की लाइब्रेरी में उसने आग लगवाकर सारी पांडुलिपियों को जला दिया और कई महीनों तक आग जलती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी 800 सालों तक चली। यहाँ कोई भी फैसला सबके ओपिनियन से लिया जाता था। टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी अपनी ओपिनियन देते थे। इसका मतलब यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह नहीं की होती तो आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया कुछ और होती। तो आइए जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के तबाह होने से हमने क्या खोया है। आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ को दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ माना जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना 1096 में और कैम्ब्रिज की स्थापना 1209 में हुई थी। इसका मतलब जब आज की ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी उस वक्त तक नालंदा यूनिवर्सिटी 600 से 700 साल पुरानी हो चुकी थी। इसलिए अगर नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह नहीं हुई होती तो आज दुनिया की सबसे पुरानी और बेस्ट यूनिवर्सिटी कहलाती। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो और पाई की एप्रोप्रिएट वैल्यू दी। आपने शायद निकोलस कोपरनिकस का नाम सुना होगा, जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल के बारे में दुनिया को बताया। हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट का मतलब है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से भी 1000 साल पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ये भी सिद्ध किया था कि एक साल में 366 नहीं 365.2951 दिन होते हैं। आर्यभट्ट सिद्धांत का 7वीं सदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। इतना उपयोगी ग्रंथ गायब कैसे हो गया, इस बारे में एक्सपर्ट के पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के नष्ट होने से आर्यभट्ट के लिखे कई ग्रंथ भी नष्ट हुए होंगे। जिस तरह आज ईस्ट की दुनिया वेस्ट की तरफ देखती है, उसी तरह वेस्ट की दुनिया ईस्ट की तरफ देखती और कई मायनों में एशिया पश्चिमी दुनिया से आगे होता। इंडिया, चाइना, जापान, रसिया जैसे चारों देश बुद्धिज़्म की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रुप बनता। अपने रिच एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज की वजह से आज एशिया अमेरिका और यूरोप से बहुत आगे होता। नालंदा यूनिवर्सिटी एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध थी, तो संभावनाएं ये भी है कि दुनिया आज से कई ज़्यादा पीसफुल और सेफ होती। 1687 में न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। माना जाता है कि नालंदा के रिसर्चर्स ने पहले ही ग्रेविटी पर काम करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमें ग्रेविटी का पता लगाने में अराउंड 1500 साल ज़्यादा लग गए और दुनिया इतनी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से 1500 साल अनजान रही। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में चाइना नंबर 1 पर तो भारत दूसरे नंबर पर है। साउथ एशिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला हिस्सा है। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी होती तो भारत और चाइना के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होता, क्योंकि दुनिया के इस हिस्से में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या आज से काफ़ी ज़्यादा होती, जो परिवार से ज़्यादा आध्यात्म का रास्ता चुनते। नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह नहीं हुई होती तो आज भारत मेडिकल साइंस में नंबर 1 होता। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में होती। नालंदा यूनिवर्सिटी उसी समय की थी जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो भारत का स्वर्णिम काल था। उस एक लाइब्रेरी के जल जाने से हमने क्या खोया है हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। उस समय के लोगों ने जो रिसर्च की थी आज हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। हमारा सारा ध्यान वेस्टर्न कंट्रीज़ पर है और हम अपने रिच कल्चर और संस्कृति को इग्नोर करते हुए आंखों में पट्टी बांधकर वेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। हमारे ब्रेन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है जो ऑटो मोड पर है और हमें सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी करने की कमांड भेजता है। हमने मान लिया है कि वो ही सुपीरियर है और जैसा वो करते हैं वो ही हमें करना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश की लैंग्वेज प्रॉब्लम। फ्लुएंट इंग्लिश तो जैसे टैलेंट की पहचान हो और अपनी लैंग्वेज में बात करना गंवारपना। क्या आपको पता है पेन ड्राइव को हिंदी में क्या कहते हैं, लैपटॉप को, USB को?
चलिए, ये तो काफ़ी मॉडर्न वर्ड्स हैं। क्या आपको पता है बटन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता होंगे, क्योंकि हमने सदियों से अपने आप को अपडेट ही नहीं किया है। हमारी स्टाइल सिर्फ दो है, एक भेड़ चाल, दूसरा कॉपी पेस्ट। जाने से पहले एक एग्जाम्पल देकर जाता हूँ। क्या आप किसी ऑस्ट्रेलियन को जानते हैं? क्रिकेटर्स का नाम तो सुना ही होगा, जैसे ब्रेट ली, शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग। तो जिन ऑस्ट्रेलियन को आप जानते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं थे। इनके पूर्वज 1788 में ब्रिटेन से आए थे और ऑस्ट्रेलिया में बस गए। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन थे, जो कि धीरे धीरे खत्म हो गए। आज इनकी आबादी सिर्फ 3.3% है। उनमें और हम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कम थे इसलिए ख़त्म हो गए, और हम ज़्यादा हैं इसलिए कॉपी पेस्ट बनकर रह गए। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जिस तुर्किश आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया, आज उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर नालंदा से 53.6 किलोमीटर दूर एक सिटी है बख्तियारपुर, और एक रेलवे स्टेशन पर उसका नाम बड़े शान से लिखा हुआ है। तो ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंच पाए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।